कल्पेश जो कि हनुमान जी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, उसकी एक कज़न बहन अंकिता, जिनकी शादी होती है सौरभ से, वो दोनों अपने ही तरफ से एक रिश्ता लेकर आते हैं। कल्पेश उस शादी के लिए मना कर देता है। उसकी दो बड़ी वजह थी। एक तो मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, दूसरा मेरी दीदी की शादी पहले हो रही है तो उन्हीं की बनती है और मैं अभी शादी करना चाहता ही नहीं। इस वजह से रूठ कर ये अंकिता और सौरभ कल्पेश और उसके घर वालों पर कुछ चीज़ें पढ़ने लग गए। ब्लैक मैजिक कभी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आप अपनी उम्मीदें, अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाओगे और जब ये पलटेगा तो ना जाने कितनी परेशानियां दे जाएगा। इसके पहला वाला पार्ट मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, एक बार देख लीजिएगा, तभी आप कहानी के किरदारों से कनेक्ट कर पाओगे। नमस्कार, जय भोले। मेरा नाम नितिन है। कहानियाँ सुनाता हूँ, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी ये जो आज तीसरी शक्ति के प्रकोप। ये वो कहानियाँ हैं जो लोगों ने अपनी पर्सनल रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करी हैं। मैं उसे एक कहानी में पिरोकर आपके लिए लेकर आता हूँ। आप पहली बार आए हैं तो दो एक कहानियाँ देखिएगा। अगर पसंद लगती है और अच्छा लगा, समय सही व्यतीत हो पाया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी इंट्रो, फिर शुरू करता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। पिछली कहानी में हमने देखा था कि कल्पेश हनुमान जी के एक मंदिर आता है, वहाँ से बाबा के चरणों से टीका लेता है और जब ये निकलने वाला था तभी इसको फ़ोन आता है इसकी मम्मा का कि बेटा तू कहाँ पर है, यहाँ प्रॉब्लम हो गई है। कल्पेश ने कहा कि रिलेटेड अंकिता और सौरभ से है क्या? उन्होंने कहा हाँ वो भी, और तू है कहाँ पर? तेरे दोस्त ने बताया कि तू घर गया है। हाँ मैं मतलब घर तक आया था, बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। माँ ने कहा कि आराम से आ, थोड़ा ड्राइव ढंग से करियो, यहाँ हम जब तक बात संभाल रहे हैं। जब घर से इस तरह का फ़ोन आए या माता पिता जब फ़ोन कर रहे हैं तो 100 बातें दिमाग में इसके चलने लग गई। जैसे ये मंदिर से निकलने वाला था तो मंदिर के पंडित जी ने ही एक धागा लाकर इसे दिया था और कहा था कि ये अपने होने वाले जीजाजी और बहना के हाथ में बांधना। इसने कहा कि बाबा इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि पहले भी मैंने बांधा था और जो मेरे जीजा जी हैं उनका एक रोड में बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो गई, लेकिन मेरे बजरंग बली के आशीर्वाद से मेरे जीजा जी बिल्कुल ठीक रहे। उन्होंने कहा कि बेटा ये जो मैं तेरे को धागा दे रहा हूँ ये सिद्ध करा हुआ है, और एक इसे हनुमान जी का मंत्र बताया। कल्पेश ने कहा कि मैं लेकिन इस टाइम उन दोनों से बोल नहीं सकता कि नहीं आप पाठ करो। उन्होंने कहा तुझे बुलवाना भी नहीं है, उन दोनों को बस जाकर तुझे कान में ये मंत्र बोलना है और ये दोनों को धागा दे दे, छुआ कर चाहिए कहीं पर भी रख दें, बस उन दोनों का स्पर्श इस धागे पर होना चाहिए। कल्पेश ने कहा कि ठीक है। अब यहाँ से कल्पेश फटाफट से अपनी गाड़ी बाइक निकालता है और विवाह स्थल पर पहुँचता है। भाई ना तो कोई म्यूज़िक वगैरह बज रहा, ना चेहरे पे लोगों की मुस्कुराहट दिख रही। ये बहुत चिंतित हुआ। जैसे ही अंदर आया, इसकी दीदी जिनकी शादी होने वाली है, बिखरे से बाल, बिखरा सा काजल, उनकी वही स्थिति जिस परेशानी में जिस तरीके से उन्हें वो छोड़ कर गया था। उसने फिर उन्हें देखा, जो इनकी कज़न बहन नहीं है जो बुटीक चलाती थी। उसने कहा कि भैया मुझे नहीं समझ आ रहा कि दीदी को क्या हो रहा है। मैंने पूरा मेकअप अच्छे से कर दिया था, बस इन्हें स्टेज पर लाना था और उससे पहले इन्होंने क्यों ये सब बिगाड़ दिया, समझ नहीं आ रहा। इसने फटाफट से दीदी को कहा, मतलब चुन्नी वगैरह पहना के, कि कमरे में लेकर चलो। और इसके अलावा क्या हुआ है, ये अंकिता सौरभ को देख। कहाँ पर हैं दोनों? बेटा मंडप पे। अंकिता और सौरभ मंडप पे क्या कर रहे हैं? बेटा मुझे नहीं पता। आपको ध्यान है कल्पेश को हनुमान जी का एक धागा दिया था, ये भूल गया। यहाँ स्थिति अभी ऐसी है नहीं, सब निकल गया दिमाग से, क्या करे। इसने जाकर देखा तो अंकिता और सौरभ जहाँ दूल्हा दुल्हन को मंडप पे बैठना था, जहाँ फेरे होने थे, वहाँ अपोजिट बैठे हुए थे, आमने सामने। दूल्हा दुल्हन एक साथ बैठते हैं ना, लेकिन ये आमने सामने बैठे थे। बीच में हवन कुंड था, उस पर इन्होंने मांस वगैरह रखा हुआ था। सब लोग दुनिया भर की बातें कर रहे थे। अंकिता तो इसी घर की है, कर क्या रहे हैं ये, लोगों ने ये कहा। और सौरभ ने भी ये बात बोल दी थी
कि अंकिता को ना कोई मानसिक मतलब समस्या है और बस ये कभी कभी बच्चों वाला हिसाब किताब कर देती है, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। अंकिता वैसे ही कुछ कभी चेहरा ऐसे ऐसे कर रही है, कभी जीभ दिखा रही है, कभी आंखें बड़ी करती है। तो ये जो बहरूपिया बनकर दोनों गेम खेल रहे थे कि जो करना है वो तो कर ही देंगे यहाँ पे, मतलब ब्लैक मैजिक जो करना है, और सबकी नज़र में मैं अपने आप को ये भी दिखा रही हूँ कि मैं मानसिक पीड़ा से जूझ रही हूँ। दिमाग बहुत ज़बरदस्त चलता है ऐसे लोगों का जब ब्लैक मैजिक वाली बात आती है। लेकिन सामने जो खड़ा है ना, ये हनुमान जी का भक्त है और ऐसों को तो उठा उठा के पटके। कल्पेश ने उन्हें देखा और इनसे कोई बात नहीं करी। रुमाल जैसे ही निकाला अपना चेहरा पहुंचने के लिए, इसकी जेब से वो धागा गिरा और जैसे ही ये गिरा है, अंकिता और सौरभ इसे लगातार घूरने लग गए। इसने उन दोनों को देखा, देखने के बाद फिर धागे को देखा। दिमाग में सारी बातें आ गई, मतलब ये तो मैं भूल गया था। फटाफट से धागा उठाता है। इसके जो जीजा जी हैं वो साइड में खड़े थे, परेशान थे वो भी कि इसके साथ ये क्या हो रहा है। और देखिए, यहाँ शादी होना ना होना भी डिसाइड हो सकता है। भाई अच्छे लोग हैं, अच्छे परिवार से हैं, सोच समझ है और उसे बहुत पसंद भी करते हैं, तो साथ छोड़ना नहीं चाहते। कल्पेश ने जिया जी को इशारा करा, 1 मिनट अब अंदर आइए। अब अंदर कमरे में सिर्फ कल्पेश, उसकी बहना, होने वाले जीजा जी, मम्मी पापा। इसने पहले जीजा जी के कान में वो मंत्र बोला हनुमान जी का, और ये मैं आपको बता दूं, पूरी हनुमान चालीसा में से आप 4 लाइन मान के चलो, उनमें से थी और वो सिद्ध करी हुई थी। इसने जब जीजा जी के कान में वो मंत्र बोला तो वो इसे ध्यान से देखने लग गए कि मैं समझा नहीं क्यों बोला है। उन्होंने कहा बस आप ये मानकर चलो कि एक तरह का किसी बड़े ने आशीर्वाद आप तक पहुंचाया है। उन्होंने एकदम हाथ जोड़ दिया कल्पेश के सामने। कल्पेश ने दीदी के कान में जब बोला तो इसकी आंखें पलट गईं एकदम से और ये बेड पर गिरी। बस ये ऐसे गिरी है और तभी एकदम उठकर बैठती है। अरे मेरे कपड़े वगैरह सब ठीक नहीं, आप यहाँ कैसे, और यहाँ सब लोग कैसे खड़े, और मेरे चेहरे को क्या हुआ है, ये बाल वगैरह, उसे बुलाओ ज़रा जिसने मेरा मेकअप किया था। बोल रही थी 2 घंटे 3 घंटे तक मेकअप ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। मैं तो पहले ही कह रही थी मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और तेरे जीजा जी मतलब यहाँ आप सब यहाँ कैसे। तो कल्पेश मुस्कुराकर कहता है अपनी दीदी के सिर पर हाथ रखकर, तू मुझसे बड़ी है, लेकिन बड़े होने का ना सारा फर्ज मैं ही अदा कर रहा हूँ। तूने तो मेरी देखभाल करी नहीं, मुझे तेरी देखभाल बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है। अब तो ठीक है, मुझे क्या हुआ है, और आप यहाँ इस कमरे में क्या कर रहे हो, आप जाओ ना, ये लड़की वालों का कमरा है, मुझे तैयार होना है पहले। जीजा जी ने मुस्कुराते हुए कल्पेश की तरफ देखा कि ये हुआ क्या था। मतलब आंखें पलटती इन सभी ने देखी थी, बिल्कुल वाइट हो गई थी इसकी आंखें। जीजा जी बस साथ मत छोड़ना। उन्होंने कहा तू निश्चिंत रह, मेरी तरफ से अगर कोई ज़रूरत है तो बोलना। नहीं, आपने इतना बोल दिया बहुत है, बस दीदी को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तू टेंशन मत ले, मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। आप ये दोनों नौटंकी मत करो, साथ नहीं छोड़ूंगा, दीदी को ज़रूरत है, तेरे से ज़्यादा ही पढ़ी लिखी हूँ ना मैं। कल्पेश ने कहा हाँ पढ़ी लिखी तो है, लेकिन तेरे में थोड़ी सी एनर्जी कम है, तू ना ये बाहर की हवाओं में जल्दी चपेटे में आ जाती है। कल्पेश ने बहुत सच बोल दिया ये, और सही में जिनका खून कह सकते हो कि पतला है, और इसको एक सवाल भी मेरे को किसी ने पूछा था कि कैसे ठीक कर सकते हैं। ईश्वर भक्ति के अलावा कोई तरीका नहीं होता। आप ईश्वर भक्ति करोगे, पूरे दिन में ना आपको समय नहीं मिलता, मैंने मान लिया। जय श्री राम बोल सकते हो, राधे राधे बोल सकते हो, राधे कृष्णा बोल सकते हो, किसी से मिलते हो, हाय हेलो गुड मॉर्निंग क्या हाल चाल व्हाट्सएप हैं, ये सब चलता है, क्या ज़रूरत है इसकी। राधे राधे बोल दो, जय भोले बोल दो, और फिर देखो 1 महीने में तुम ये टोटके वगैरह क्या है तुम्हारे लिए। अब यहाँ कल्पेश ने अपनी उसी दीदी को बुलाया जो बुटीक चलाती हैं, उनसे कहा कि दोबारा से दीदी को आप तैयार करो और अब कोई समस्या नहीं होगी। दीदी ने कहा कि मेरी जो पार्लर वाली थी वो कहाँ चली गई। दीदी आपने उसे भेज दिया, और कब क्या कैसे हो रहा था ना, ये सारी चीज़ें छोड़कर सिर्फ अभी शादी पर ज़्यादा फोकस करो। जो गई वो चली गई, कोई बात नहीं। ये आपस में बात ही कर रहे थे, तभी अंकिता और सौरभ इस कमरे में आए। अरे कल्पेश, तुझसे कुछ ज़रूरी काम था। और ये दुल्हन अभी तक तैयार कैसे नहीं हुई है, तैयार हो जा फटाफट से।
कल्पेश ने कहा कि आप दोनों बाहर चलो, मैं बाहर ही आ रहा हूँ। हाँ हाँ आजा, जल्दी आजा। बाहर आने के बाद कल्पेश को क्या कहते हैं, वो हमारे को ना जाना पड़ेगा अभी, तो एक काम करते हैं, तेरे लिए और तेरी बहना के लिए, तेरे जीजा जी के लिए हम कुछ लाए हैं स्पेशल। कल्पेश ने कहा कि मेरे लिए क्यों लाए हो, जिनकी शादी है उनके लिए गिफ्ट समझ आता है, और दीदी जीजा जी को अभी आप कुछ मत दो गिफ्ट वगैरह, मुझे पता है कि क्या कर रहे हो। तुझे कुछ नहीं पता, मैं तेरी बड़ी बहन हूं ना, मैं जो कह रही हूं वो सुन। और कल्पेश कहता है कि उस वक्त मैं उनके जो क्या कहते हैं ब्लैक मैजिक था ना, उसकी चपेट में धीरे धीरे आ रहा था। दोनों हाथ आगे कर। कल्पेश ने दोनों हाथ आगे कर दिए। अंकिता ने इसके दोनों हाथ पकड़ के कुछ बोलना पड़ना शुरू कर दिया। सारी फैमिली मतलब नॉर्मली खड़ी थी, बात कर रही थी, और कल्पेश बात करते करते या अपनी बहना को जो उसने हाथ पकड़ा रखा था इस कमरे के बाहर आ गया था। मम्मी और पापा कल्पेश के जो हैं वो थोड़ा सा दूर खड़े लगातार इसे देख रहे थे। कल्पेश ना थोड़ा अपना वजन पीछे की तरफ कर रहा था, और वो जो टोटका कर रही थी मैडम अंकिता, उन्होंने बस उसके हाथों को जोर से कस के थाम रखा था। जो सौरभ है वो कल्पेश के पीछे जाकर खड़े हो गए और कंधे का ऐसे सहारा दे दिया। इनके मम्मी पापा को समझ नहीं आ रहा है कि ये मतलब नींद में होता जा रहा है क्या, और वो कुछ बोले जा रही है और ये अपना वजन थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे ढीला छोड़ता जा रहा है। इसके पैरों में ये मानो कि शायद शक्ति सी नहीं है। ये भक्त किसका है? हनुमान जी का। टोटका पड़ रहे हो उस पर, ये कितने भयानक तरीके से पलट देगा पता नहीं है आपको। करते करते एकदम से अंकिता ने हाथ हटा लिया। क्या 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 क्या, क्या है? ज्यादा आ रही है तेरे दिमाग में? कल्पेश ने कहा कि क्या हुआ दीदी? और ये अब नॉर्मल हो गया, अपने एकदम जैसे खड़ा था ना वैसे। सौरभ ने अंकिता को देखा कि क्या हुआ, चलो यहाँ से। सौरभ दोबारा पूछता है हुआ क्या है, क्योंकि सौरभ तो ये सोच रहा था कि पूरा पढ़ लेगी, ये जानती है, इसे इन चीज़ों में ना ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था वैसे अंकिता को। और ये किस वजह से कर रहे हैं पता है? बोलना तो नहीं चाहिए। अंकिता और सौरभ, क्योंकि उनको किसी गायनों ने बताया था कि आप अभी माता पिता नहीं बन सकते हैं, तो उनको ऑप्शंस बता रहे थे कि क्या क्या है, लेकिन ब्लैक मैजिक से ऐसा पॉसिबल हो रहा था इनके हिसाब से। तो ये कोक बांध रहे थे यहाँ जो दुल्हन है ना कमरे में, उसकी, कल्पेश की जो बहना है। और इनका ये सोचना था, जैसा कल्पेश ने बताया जिस गुरुजी से इनकी बात हुई, कि वो जो दुल्हन और दूल्हा हैं, जिस वक्त शादी है, जहाँ उनका मंडप है, जहाँ उनके फेरे होने हैं, अगर ये वहाँ से चीज़ें कर देते हैं और जो सामान चाहिए इन्हें मिल जाता है, तो इनकी कोख बांध कर ये वो जो खुशियाँ उनके घर आनी चाहिए थी अपनी घर कर लेंगे। लेकिन ये जो कल्पेश बीच में खड़ा है ना, हनुमान जी का भक्त, इसने काम पूरा नहीं होने दिया। पहली बात, ना जाने उन दोनों को जो इन्होंने सम्मोहन कर लिया था, मतलब प्योर तरीके से हिप्नोटाइज थे ये कल्पेश के होने वाले जीजा जी और दीदी। ये जो इसने मंत्र बोला ना हनुमान जी का, उसकी वजह से उनका वशीकरण टूट गया। वो जो धागा छुआया था उसने, उसकी वजह से जो चीज़ ये अंकिता सौरभ पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है। कल्पेश का हाथ पकड़ के जिस तरह से उन्हें पढ़ना था, जो चीज़ उन्हें बोलनी थी, 51 बार बोली जाती है चीज़ हाथ पकड़ के, 51 टाइम्स, ठीक है। ये आधे में भी नहीं पहुंची थी और एकदम से न जाने कैसे एक ऊर्जा सी महसूस हुई और अंकिता ने हाथ हटा लिया। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये कोई दिव्य शक्ति है कल्पेश? नहीं, इसके ऊपर जिसका हाथ है उनसे बड़ा कोई नहीं है। हनुमान जी के भक्त पर टोटका नहीं हो सकता। एक बार फिर से बोल रहा हूं, आप हनुमान जी पर भरोसा करते हो ना, आपके काम ऐसे बनते चले जाएंगे कि आप खुद कहोगे कि बाबा चमत्कार, वो भी डेली। एक मैं आपको छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। बाई चांस आप किसी परेशानी में चल रहे हो तो ये रिलेटेड विद भूत प्रेत आत्मा, रिलेटेड विद ऑफिस का स्ट्रेस, रिलेटेड विद फैमिली का इशू, रिलेटेड विद हारी बीमारी, रिलेटेड विद पैसा मनी, सब पे काम करेगा। मैंने आपको पहले भी बोला है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, हनुमान चालीसा जब आप करोगे तो 2 बार करोगे, जोड़े से हनुमान चालीसा पढ़ो। और ये क्यों मैंने अगर अभी तक नहीं बताया है
तो प्लीज़ मुझे आज कमेंट में ज़रूर बता देना, नेक्स्ट वीडियो प्रॉपर इसी पर बताऊंगा। और अगर आप नहीं करते होंगे ना 2 बार, तो मेरी उस वीडियो के बाद से 100% बोल रहा हूँ कि 2 बार चालीसा पढ़ोगे। और जब भी आप हनुमान चालीसा शुरू करते हैं, हनुमान जी की मूर्ति, प्रतिमा, फोटो या सिर्फ सोच कर भी आप हनुमान जी को मतलब याद करके उनकी छवि को अपने सपनों में देखकर अगर हनुमान चालीसा करते हो, उससे पहले राम राम, फिर हनुमान चालीसा, फिर देखो तुम्हारी ऊर्जा या तुम्हारे रुके काम, बिगड़े काम कैसे बनने चले। और एक चीज़, ये आप किसी से शेयर करोगे ना तो उसको नुकसान कभी नहीं होगा। ये जो मैंने आपको तरीका बताया ना कि पूरे दिन में 2 बार हनुमान चालीसा, कभी भी उठते बैठते सोते जागते जब मर्जी जब समय है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मंदिर में जाकर ही आपको हनुमान चालीसा करना है। कल्पेश यहाँ से अंकिता सौरभ को विदा कर देता है। शादी में ये वो प्रोग्राम नहीं कर पाए जिसकी वजह से आए थे। कल्पेश इतना कोई ज़्यादा चीज़ें जानता नहीं है, लेकिन पंडित जी से कहता है कि मंडप दूसरा लगाओ। पंडित जी जो वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने ये सब कुछ होते हुए देखा। उन्होंने कहा, बेटा वो दोनों जो आए थे कौन थे? ये हमारे घर के ही हैं जी, और वो जो दूर खड़ी है ना वो उनकी मम्मी है, अंकिता मेरी बहन है। तो बेटा बहन अपने भाई के या होने वाले जीजा जी के घर संसार में जहर क्यों घोलेगी? उन्होंने कहा, पंडित जी किसी किसी को सामने वाले की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती हैं, ये उसी तरह के लोग हैं, आप मंडप दूसरा बनाइए। इन्होंने जहां मंडप बनाया, मतलब ये अपनी आंखों से देखा और कई लोगों ने देखा है। ये बात होने लग गई थी कि शादी शायद हो भी नहीं पाए। इन्होंने जहां मंडप बनाया, और ये एक फार्म हाउस काइंड का था, ठीक है, प्यारा सा, थोड़ा शेड भी था और फार्म हाउस भी था। यानी खाना वगैरह जो है वो एक शेड की तरफ था, अंदर की तरफ जहाँ एसी वगैरह लग रहे थे, और बाकी लॉन वगैरह था। तो इन्होंने लॉन की तरफ एक दोबारा से सेटअप किया, वरना बैंकेट वालों की तरफ से उन्हें क्या कहते हैं उसे, फेरों के लिए एक प्रॉपर जगह बनाई हुई थी, सजी हुई अच्छी सी प्यारी सी, आसपास डेकोरेशन था। बट वो जगह दूषित हो गई, खंडित हो गई। तो वहाँ पर अब इन्हें हवन नहीं करना है, वहाँ आप पाठ नहीं कर पाओगे। जहाँ इन्होंने एक नई जगह बनाई थी वहाँ इन्हें सांप दिखे। अब ऐसी जगह तो बैठकर होगा नहीं, और कई लोगों को दिखे। कल्पेश ने कहा कि ये चीज़ जो हो रही है आंखों का भ्रम तो नहीं है। 5-6 लोग यहाँ से डर कर भागे, सब लोग थोड़ा साइड हो गए। भाई जितने भी लोग लॉन में थे, आधे से ज़्यादा तो अपने घर चले गए कि यहाँ पर वाद विवाद किसी और वजह से भी हुआ था, वो शामिल नहीं करूँगा। कुछ लोग शादी में मुफ्त की मिलती है तो खा पी कुछ ज़्यादा लेते हैं ना, उनका कंट्रोल नहीं हुआ। तो मतलब बड़ी अजीब सी रही शादी, बहुत ज़्यादा खुशियों के साथ ये काम नहीं हो पा रहा था। हर बार कोई नई अड़चन आ रही थी। कोई दाल गरम नहीं है उस पर अड़ गया, किसी ने कहा कि नॉन वेज नहीं है उस पर अड़ गया। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो शादी में आती है वो सब मैंने साइड कर दिया। कल्पेश ने अपने मम्मी पापा से आकर कहा कि एक काम करते हैं, फेरे घर पर करवा लें क्या? माँ ने कहा कि नहीं बेटा, घर पर नहीं होते हैं, यहीं पर होंगे, और पग फेरों के लिए दीदी घर पर आएगी सुबह। उन्होंने कहा यहाँ न जाने क्यों आसपास भी एक अजीब सी ऊर्जा है। मतलब मुझे ये लग रहा है कि अंकिता सौरभ चले गए लेकिन अभी भी यहाँ हैं। कल्पेश की ये बात सच थी, अंकिता सौरभ यहाँ से गए नहीं थे। वो अभी भी इस फार्म हाउस के अंदर हैं जहाँ वो ये सब कुछ कर रहे हैं। ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं। तभी कल्पेश को आवाज़ दी उन दीदी ने जो पार्लर चलाती है ना। कल्पेश इधर आ, वो तूने चुनरी देखी है? मैं समझा नहीं, कौन सी चुनरी? अरे लहंगा चुनरी है ना, चुनरी नहीं मिल रही है उसकी। इसको डाउट हो गया कि इसका मतलब अंकिता सौरभ दीदी से एक कपड़ा तो ले गए। जीजा जी से और कंफर्म करना है कि उनका कोई सामान खोया है क्या। जीजा जी 1 मिनट, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कल्पेश, आपका कोई सामान खोया है क्या? कह रहे नहीं, ऐसी कोई ज़रूरी चीज़ तो नहीं है, मैं कहीं रख कर भूल गया। क्या रख कर भूल गए थे? अरे चुनरी थी ना शेरवानी के ऊपर मैंने जो पहन रखी थी। अब इसके दिमाग में है 100% आ गया कि दोनों की चीज़ें गई हैं। अब इन दोनों पर वो कहीं ना कहीं से पढ़ रहे हैं, लेकिन इसे क्या पता कि ये इस पूरे बैंकेट में कहाँ पर बैठे हैं। बहुत बड़ा लॉन था। इसने आंख बंद करी, हनुमान जी को याद किया, बाबा दीदी की शादी में अब अड़चन नहीं चाहिए।
बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैं विचार नहीं कर पा रहा, मुझे कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा। वो जो अंकिता और सौरभ हैं, ये जो भी पढ़ रहे हैं, ये चीज़ पलट दो। उनकी तरफ से आने वाली नेगेटिव कोई भी ऊर्जा है, बाबा उन पर पलट दो। इसने बोला है और ये कहते हैं कि नितिन भैया 100% सच बोल रहा हूँ, ये हुआ है। एकदम से बारिश शुरू हो गई यहाँ। ये बचता हुआ बारिश से थोड़ा शेड में आ गया, लेकिन कुछ लोग जो यहाँ से अब शेड में आ रहे हैं या अपने घर के लिए भाग रहे हैं, गाड़ी तक पहुँच रहे हैं, उनमें अंकिता सौरभ भी दिख गए। यहीं कहीं कोने में जगह बनाकर बैठकर ये पढ़ रहे थे। दोनों के हाथ में चुनरी थी। एक तो वो दुपट्टा जो कल्पेश की दीदी का था, और वो चुनरी जो उन्होंने शेरवानी के ऊपर डाल रखी थी। कल्पेश ने तेजी से आवाज़ दी, अंकिता। वो एकदम रुकती है, उसे पलट कर देखती है। ये कुछ होने का नहीं है जो तू ले जा रही है। अरे शर्म कर, और हमारे घर में कभी आ मत जाना। तू और ये तेरे हस्बैंड दोनों को आखिरी और पहली चेतावनी है मेरी तरफ से। जैसे ही कल्पेश ने ये वाली बात बोली ना, अंकिता यहाँ पर रुक गई। सौरभ ने हाथ पकड़ा और कहा, चल यहाँ से। अंकिता ने सौरभ के हाथ से वो चुनरी ली और जो इसके पास थी ज़मीन पर डालती है और उसके ऊपर खड़ी हो गई। कुछ बोल रही थी ये, कल्पेश को दूर से समझ नहीं आ रहा था, सुनाई नहीं दे रहा था। अब इसका ये कहना है कि मेरे साथ हनुमान जी चल रहे थे। इसे एक बहुत भारी, जैसे कोई शक्तिशाली पहलवान हो, इस तरह का हाथ महसूस हुआ जिसने इसे ऐसे पकड़ा है। कल्पेश कहते हैं कि मैं शेड में खड़ा हुआ था, लेकिन मेरा किसी ने हाथ पकड़ा है और मुझे बाहर की तरफ ले आया। मैं बारिश में भीगता हुआ ठीक उनके सामने खड़ा था, अंकिता के ठीक सामने। सौरभ मुझे देखकर बोलता है कि ये जो तू कर रहा है ना, इससे कुछ होना नहीं है, लेकिन जो हम करेंगे उससे देख तेरे को कितनी परेशानी होगी। अगर पहले दिन तूने ये कह दिया होता ना कि शादी जो तुम बता रहे हो वहीं पे होगी, अरे तुम्हारे को तो हम सोने चांदी में तुलवा देते। कल्पेश ने कहा कि सोना चांदी सब धरा रह जाएगा, तुम जो काम कर रहे हो ये तुम पर 100% पलटेगा। सौरभ ने कहा कि तुझे पता है मैं कौन हूं, तू मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता। और हाँ, ये तो मेरी बहुत अच्छी किस्मत है कि मेरी शादी अंकिता से हुई है, और ये जो तेरी बहन है कभी मां नहीं बनेगी। तेरी बहन की जो कोख है हमने एक राक्षस को दिखा दी है, अब वो वहां पर विराजमान होगा। तेरी किस्मत में ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला जिससे तू खुश होगा। कल्पेश ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे ऊपर जिसका हाथ है ना, वो मेरा बाल भी बाका नहीं होने देंगे। इसने इतना बोला है। अंकिता एकदम से बोलती है, सौरभ का कंधा पकड़ के, मेरे पेट में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, प्लीज़ यहाँ से चलिए। अब ये दोनों सुनने में आता है कि सीधा घर पहुँचने के बजाय किसी अस्पताल पहुँचे थे। वहाँ से अंकिता ने अपनी मम्मी को फ़ोन किया था कि मैं इस हॉस्पिटल हूँ और आपकी ज़रूरत है, आप आइए। यहाँ ये शादी बहुत आराम से धूमधाम से हो गई। बारिश में अधिकतर जो मतलब ख़ास थे वो रुके, बाकी जो सिर्फ घूमने आए थे या शादी को अटेंड करने आए थे, अधिकतर वो जा चुके थे। परिवार के लोग और प्यारे लोग यहाँ पर रुके थे। कल्पेश की दीदी और जीजा जी, मतलब खुशी खुशी यहाँ शादी हुई। सुबह उसने पग फेरे करे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, 1% कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो जो अंकिता सौरभ है ना, उनकी तरफ से कोई खबर आई उड़ती उड़ती किसी तीसरे के माध्यम से। पता चला कि अंकिता बहुत ज़्यादा बीमार है। सौरभ जी को भी न जाने मतलब दिखने की जो शक्ति थी एकदम से कम कैसे हो गई। जो अंकिता को लेकर हॉस्पिटल आए थे ना सौरभ, वो भी बराबर वाले वार्ड में एडमिट हैं। अंकिता के पेट में बताया गया कुछ प्रॉब्लम है, उसका सर्जरी होगा, ऑपरेशन होगा। ये कैसे हुआ, डॉक्टर कहते हैं कि न जाने 10-15 साल पुरानी कोई ये परेशानी है, शायद पथरी है, हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसका ट्रीटमेंट होए और वो चीज़ दोबारा बन जाए, उसका ट्रीटमेंट हो और वो चीज़ दोबारा बन जाए। जो सौरभ है, इनके आंखों में किसी तरह का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, चश्मा भी नहीं लगाते थे, एकदम आंखें बिल्कुल ठीक थी। लेकिन न जाने क्यों आईसाइट एकदम वीक हो गई, परेशानी हो गई थी। अस्पताल में आप जानते ही हो पैसा कैसे लगता है। अंकिता और सौरभ इस अस्पताल से 2.5 महीने में बाहर आए। 2.5 महीने में कल्पेश को
ये खबर मिल गई थी कि ये सारी परेशानियां हो रही हैं। कल्पेश ने ये बोल दिया था कि मुझे अब किसी से कोई मतलब नहीं, हनुमान जी मेरे परिवार की रक्षा सुरक्षा करो। क्योंकि आज मैं ये सबके लिए बोलूँ ना कि जी अंकिता जी भी ठीक रहें, सौरभ जी पर भी कृपा रहे, वो लोग है ही नहीं इस लायक। जो किसी की कोख बांधकर अपना मुनाफा सोच रहे हैं, आपसे बड़ा तो काम कोई कर ही नहीं रहा है, वो भी गलत है ना। ऐसे में कल्पेश ने हनुमान जी से एक शिकायत और लगा दी कि बाबा जिस पर भी ये पड़े वो काम ना करे, ये कैसी भी क्रिया कर ले, ये कुछ भी कर ले, वो इसका कभी सफल ना हो। और इस बात को काफ़ी समय हो गया है। अब तो कल्पेश की भी शादी हो गई है, इनकी फैमिली कहानी सुन रही है। सुन तो अंकिता सौरभ भी रहे होंगे, लेकिन अंकिता सौरभ, जैसा मुझे कल्पेश और उनकी वाइफ से पता चला है कि आप दोनों अब अपनी फैमिली से, मतलब सौरभ अपनी फैमिली से दूर जा चुका है और आप दोनों कहीं और रेंट पर रह रहे हो। अब भी वक्त है, ईश्वर की शरण में माफ़ी मिल जाया करती है, चले जाओगे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि शैतान आपको बहुत सारी चांदनी रातें दिखाएगा, लेकिन जब अमावस्या आएगी बहुत से लोग उसे झेल नहीं पाते। आप दोनों को जो झटके मिल रहे हैं ये अभी रुके नहीं है ना। ये सौरभ को 2 महीने मेंटल असाइलम में भी रखना पड़ा था। वो क्या बोल रहा था कि मेरे इधर सरिया घुस गया है और यहाँ बाहर निकल गया है, दर्द हो रहा है, ट्रीटमेंट कर दो। पता है किससे? डॉक्टर से। एक अस्पताल गए थे ये, डॉक्टर ने पूछा कि जी आपको क्या परेशानी हो रही है बताइए। मेरे यहाँ ना सरिया घुस गया है और इधर से निकल गया है, दर्द हो रहा है, दवाई दो। डॉक्टर साहब ने फिर, इनके साथ कौन आया है? नहीं कोई नहीं, आप प्लीज़ ट्रीटमेंट करिए ना, ये दिख नहीं रहा क्या आपको? देखिए मुझे साफ दिख रहा है, ये देखो ये रहा। तो डॉक्टर साहब ने इनके घर फ़ोन किया, क्या परेशानी है इनको? नहीं कोई परेशानी नहीं, वो तो ऑफिस गए। ऑफिस नहीं गए, मेरे सामने बैठे हैं, मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ इस अस्पताल से, प्लीज़ यहाँ पर आइए। तो अंकिता आई थी, अंकिता के साथ उसके मम्मी पापा भी आए थे, मतलब अंकिता के सास ससुर। तो यही चीज़ बोले जा रहा था, किसी को दिखाने के लिए बात हुई थी। तो ये क्यों दिखाएंगे किसी को? ये तो सभी नॉलेज रखते हैं ना। कोई तांत्रिक अपने आप को ठीक करने के लिए किसी भगत को तो नहीं, मतलब ही नहीं उठता है ना, उन्हें सब कुछ पता है। तांत्रिक ना हर तरह के होते हैं, लेकिन हमारी जो नॉलेज में आते हैं या हम जिनकी कहानी सुनते हैं उसमें अधिकतर वो ब्लैक मैजिक को सपोर्ट करते दिखते हैं। पता है, मैं जिनको जानता हूँ एक तांत्रिक ही हैं वो भी, ठीक है, लेकिन वो कभी किसी के लिए कुछ बनाते ही नहीं है। वो आपको उतारे बताएंगे कि आप घर बैठे कैसे नज़र उतार सकते हो, आप पर कोई बुरी नज़र है तो कैसे पता चल सकता है, कैसे आप उन चीज़ों को रोक सकते हो, कैसे इन चीज़ों से हमेशा के लिए बच सकते हो, ऐसी चीज़ें बताएंगे। अब मैं उनसे कहूँ ना कि ये यूट्यूबर है, इस पर कुछ करना है, वो मुझे भगा देंगे वहाँ से। और ये चीज़ें मैं कभी करता भी नहीं, और हर किसी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ये ब्लैक मैजिक को किस्से कहानियों तक रहने दो तो बेहतर है। अपनी ज़िंदगी में लाओगे तो अमावस्या तुम्हें भी ज़रूर दिखेगी। आप किसी के लिए गड्ढा खो देते हो, ठीक है, बराबर वाला गड्ढा शैतान भी खोदता है। आप जिसको गिराना चाहते हो वो गिरे ना गिरे गारंटी नहीं है, लेकिन आप ज़रूर गिरोगे, इसकी 100% गारंटी है। जहां आपने शैतान को प्रसन्न करने वाली किताब खोली वहीं आपका बुरा समय शुरू हो जाता है। आपको एक चीज़ बताऊं, ऐसे ऐसे जिन्न हैं, ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जो आपके कहे अनुसार काम करती हैं। जब वो पलटेगी या जब वो डिमांड करेगी और आप वो डिमांड पूरी नहीं कर पाए तो परिणाम बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। कल्पेश की ज़िंदगी अब स्मूथ है और अंकिता सौरभ डिस्टर्ब चल रहे हैं। कल्पेश कहता है कि मैं कभी किसी भगत जी के पास नहीं गया, मैं किसी तांत्रिक के पास नहीं गया, किसी पंडित, किसी मौलवी, कहीं नहीं गया, मैं सिर्फ हनुमान जी के पास गया। और हनुमान जी ने मेरे घर परिवार, मेरे संसार को ऐसा थाम रखा है नितिन भैया कि मैं छाती ठोक कर बोलता हूं कि टोटका हो ही नहीं सकता। देखिए, इसे मैं इनका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलूँगा, ये प्योर कॉन्फिडेंस है हनुमान जी के ऊपर। और जब हनुमान जी पर कोई भरोसा करे तो सच में उसका बाल भी बाका नहीं होना।
तो कल्पेश की कहानी यही थी, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।